हाय एवरीवन, सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे हम लोग और इसके पहले 2 लेक्चर्स जिसमें सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे। आज अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वह है कंसंट्रेशन, या इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन यदि सबसे पहले हम लोग इसका देखें तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ solvent or solution is called concentration, कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, या यूँ बोले कि कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, डिजॉल्व्ड है, वही उस सॉल्यूशन के लिए क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। जैसे मान लो आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी ले लो, सपोज आप 100 ml सॉल्वेंट ले लो या 100 ml सॉल्यूशन ले लो या 100 ग्राम ले लो, जो भी है एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का जितना उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है या घुला हुआ है वही उसके लिए कहलाता है कंसंट्रेशन। 2 प्रकार से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, एक क्वालिटी के आधार पर जिसको हम लोग क्वालिटेटिवली बोलेंगे, और दूसरा क्वांटिटी के आधार पर जिसको क्वांटिटेटिवली बोलेंगे। क्वालिटी के आधार पे जो है क्वालिटेटिवली सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को 2 प्रकार से एक्सप्रेस किया गया है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं, कंसंट्रेटेड। और क्वांटिटेटिवली जो है कई मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहला मास परसेंटेज जिसको W/W से दिखाया जाता है, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज जिसको V/V से दिखाया जाता है, थर्ड नंबर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V से, पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम लोग ppm से दिखाते हैं, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन की जगह बिलियन, ट्रिलियन ऐसे करके दिखा सकते हो। तो पार्ट्स पर गैलन ppg, उसके बाद मोल फ्रैक्शन स्मॉल x से दिखलाते हैं, मोलैरिटी कैपिटल M, उसके बाद मोलैलिटी स्मॉल m, उसके बाद नॉर्मैलिटी कैपिटल N, और अंतिम में फॉर्मेलिटी कैपिटल F। तो क्वालिटी के आधार पर क्वालिटेटिव मैनर में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को 2 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, एक डाइल्यूट और दूसरा कंसंट्रेटेड। और क्वांटिटेटिव मैनर में टोटल 10 मेथड्स हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर गैलन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मेलिटी। अंतर क्या है इन दोनों में, ज़रा एक बार हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं। क्वालिटेटिव मैनर में जो है केवल क्वालिटी पता चलता है सॉल्यूशन का, क्वालिटी पता चलता है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं पीछे। क्या बताए थे कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम होता है, या यूँ बोले कि सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और कंसंट्रेटेड का मतलब कि जिसमें सॉल्यूट का मात्रा लिमिट से ज़्यादा हो।
तो बस पता चला कि इसमें सॉल्यूट बहुत कम है और इसमें सॉल्यूट एप्रिसिएबल अमाउंट में है, लेकिन कितना है उसका एग्जैक्ट अमाउंट कम भी है तो मैंने 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, कहाँ पता चल रहा है, नहीं पता चल पा रहा है इससे। लेकिन क्वांटिटेटिव मैनर में जो है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि एग्जैक्ट कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। जैसे सही मान लो कि आप 2 स्टूडेंट को लेकर के बोलते हो कि यह स्टूडेंट तेज है, दूसरा कमज़ोर है, तो आप स्टूडेंट की बात कर रहे हो और तेज बोल रहे हो, इसका मतलब कि उसका ज़्यादा मार्क्स आता होगा एग्जामिनेशन में और जो कमज़ोर है उसका कम मार्क्स आता होगा। तो तेज और कमज़ोर से बस इतना ही आप बता पाओगे कि उसका ज़्यादा मार्क्स है, इसका कम है, लेकिन कितना ज़्यादा या कितना कम है ये आप तो नहीं बता पाए। कहाँ बता पाए कि उसका कितना नंबर है, इसका कितना है। ऐसा ही मान लो कि जैसे आप बोलते हो कि हजारीबाग का इंटर साइंस कॉलेज में बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ, अदर कॉलेजेज में भीड़ नहीं होती है। तो ये भीड़ वाला जो बात आप बोल रहे हो ना, बस इससे इतना ही पता चल रहा है कि वहाँ स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है, और जहाँ कम भीड़ बोल रहे हो मतलब वहाँ स्टूडेंट की संख्या कम है। लेकिन कितना है, अब भीड़ है तो कितने बच्चे हैं, 4000 है, 5000 हैं, 3000 हैं, कहाँ आपने बताया। या दूसरे जगह कम भीड़ है तो वहाँ कितना कम है, 50 बच्चे हैं, 100 है, 400 है, 500 है, तो आपने नहीं बताया। तो ये जो आप बोल रहे हो कि इंटर साइंस कॉलेज में बहुत भीड़ होती है, दूसरे जगह कम है, तो इसका मतलब एक ही बात आप अंदाज़ा लगाओगे कि इंटर साइंस कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है, दूसरे कॉलेजेस में कम है। लेकिन कोई पूछे कितना है तो ये अब तो नहीं बता पाओगे। उसी प्रकार से अब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड बोले तो इतना ही बात बता पाओगे कि डाइल्यूट मतलब उसमें सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है, और कंसनट्रेटेड का मतलब हुआ उसमें सॉल्यूट का मात्रा जो है एप्रिसिएबल अमाउंट में है, ज़्यादा है। लेकिन एग्जैक्ट कितना है इसके बारे में बता पाना कभी पॉसिबल नहीं है। तब हम लोग क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सप्लेन करते हैं, क्वालिटेटिव नहीं। तो क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सप्लेन करने के टोटल 10 मेथड्स हुए। सारे मेथड्स को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा मास परसेंटेज। परसेंटेज जो वर्ड है, परसेंटेज तो 2 वर्ड हुआ ना, परसेंटेज, पर मतलब प्रति और सेंटेज का मतलब सेंचुरी। तो पहला जो इसमें है मास परसेंटेज, W/W से डिनोट करते हैं। तो जो परसेंटेज वर्ड है, पर सेंटेज आया है सेंचुरी से, और सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज का मतलब हुआ पर 100। तो द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इट्स अमाउंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का पर 100 पार्ट में कितना पार्ट उस कंपोनेंट का है उसमें, वही उसके लिए क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। अब पर 100 पार्ट को यदि आप पर 100 ग्राम लेते हो तो कितना ग्राम कंपोनेंट है, सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट कोई भी। पर 100 kg लेते हो तो फिर कितना kg सॉल्यूट या सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन का पर 100 पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट या सॉल्वेंट है बाय मास, वही उसके लिए कहलाता है मास परसेंटेज। या ऐसे भी लिख सकते हो कि द मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, कि सॉल्यूशन का प्रत्येक 100 ग्राम में उस कंपोनेंट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, वही उसके लिए क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। जैसे मान लो कि आप कोई एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम में आपका आया है 70% मार्क्स, तो इस 70% का मतलब आप क्या जानते हो कि क्या आपको 70 मार्क्स एग्जाम में मिला है, नहीं। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में 70 है। तो यदि आप 500 का एग्ज़ाम दिए हो, 100 में 70, 100 में 70, 100 में 70 ऐसे ऐसे करके, तो देखोगे टोटल 350 मार्क्स आ जाएगा। तो ये परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो उसी प्रकार से मास परसेंटेज है, तो मास परसेंटेज मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का पर 100 पार्ट में कितना पार्ट बाई मास है सॉल्यूट का या किसी भी कंपोनेंट का, वही उसके लिए कहलाएगा मास परसेंटेज। तो जैसे मान लो कि AB एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं A और B। इसमें से मान लो कि WA जो है
वह है मास ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। डब्ल्यू बी हुआ मास ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। तो यदि यहाँ से आप निकालोगे मास परसेंटेज ऑफ ए तो हो जाएगा मास ऑफ ए बाई टोटल मास, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। उसी प्रकार से यदि आप निकालोगे मास परसेंटेज ऑफ पी तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ऐसा। तो जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज आपको निकालना है उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल मास इंटू 100। चूँकि अब परसेंटेज मतलब पर 100 में निकाल रहे हो तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, तब निकल जाएगा। अब जैसे मान लो कहीं एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है कि ए 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज में ऐसे 0 लिखा जाता है, ए 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ऐसा आपने लिखा है कहीं। तो इस लाइन का क्या मतलब होना है, ए 10% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ। तो देखो इसमें अब दो कंपोनेंट सबसे पहले पता चल रहा है हम लोग को, एक ग्लूकोज और दूसरा एक्वस लगा हुआ। तो बताए थे एक्वस वर्ड आता है वाटर के लिए जब उसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट हो। तो दो कंपोनेंट्स हुए ग्लूकोज और एक्वस मतलब वाटर। ऑब्वियसली यह वाटर यहाँ सॉल्वेंट है और ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मास ऑफ ग्लूकोज है वह है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर कितना, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट सॉल्वेंट 90 ग्राम। तो ऐसा कहीं लाइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही आप समझोगे कि जितना परसेंट लिखा हुआ है उतना ग्राम मास होगा सॉल्यूट का। सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड तौर पे आपको मास ले लेना है 100 ग्राम। सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड तौर पे मास कितना ले लेना है 100 ग्राम, सॉल्यूट जितना परसेंट रहेगा उतना, तो बाकी जो बचा सॉल्यूशन में सॉल्यूट माइनस करके हो जाएगा सॉल्वेंट। तो ऐसे कहीं लाइन लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखो पीछे जब सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन बता रहे थे उसमें सॉलिड सॉल्यूशन भी था, लिक्विड सॉल्यूशन भी था, गैसियस सॉल्यूशन भी था। अब यदि सॉलिड सॉल्यूशन है तो एक सॉलिड कंपोनेंट को मेजर करते हैं मास के टर्म में, लेकिन यदि कोई लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं तो उसके मास के टर्म में नहीं, उसको तो वॉल्यूम के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना। तो अगला टर्म हम लोग का हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज सारा कंसेप्ट सेम है, बस वहाँ मास था, यहाँ अब आ जाएगा वॉल्यूम। अभी कैसे हम लोग डिफाइन किए थे कि द अमाउंट या फिर द मास ऑफ ए कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मास परसेंटेज। अब बोलेंगे द वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। तो सॉलिड सॉल्यूशन है भाई, तो सॉलिड को आप मास के टर्म में मेजर करोगे तो मास परसेंटेज लगाना, लेकिन यदि लिक्विड या गैसियस सॉल्यूशन है तब तो फिर आप वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करने वाले हो, तो वहाँ मास परसेंटेज की जगह आप क्या लगाओगे, वॉल्यूम परसेंटेज लगाओगे। सेम हो जाएगा, ये जो डब्ल्यू ये है इसको हम लोग वी ए मान लेंगे और इसका हो जाएगा वी बाई वी। ई वी बी हो जाएगा तो मास के जगह वॉल्यूम हो जाएगा। तो जो मास परसेंटेज लिख रहे थे अब हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज लिखेंगे। यहाँ डब्ल्यू ए की जगह वी ए, कोई अंतर नहीं है, बस मास के टर्म में रहा तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम के टर्म में रहा तो वॉल्यूम परसेंटेज। मान लो यहाँ रहे 10% वी बाई वी इक्वल सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, ऐसा। तो इसका मतलब हुआ कि इस बार जो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल वह कितना है
10 ml, अब ml में लोगे, सॉल्यूशन कितना 100 ml, तो वाटर कितना 90 ml वॉल्यूम हो जाएगा सबका। समझे, एकदम सिमिलर कंसेप्ट है। तो यदि सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट सॉलिड हैं तो मास परसेंटेज का आप यूज करोगे, यदि दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हैं तो आप वॉल्यूम परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करोगे, और यदि एक सॉलिड और एक लिक्विड है, जैसे मान लो कि एक सॉलिड और एक लिक्विड में आ गया कि NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व किए, तो NaCl सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो लिक्विड का जनरली वॉल्यूम लेते हैं, सॉलिड का जनरली मास लेते हैं। तो एक सॉलिड और एक लिक्विड कंपोनेंट है, तब आप क्या यूज करने वाले हो इसमें, तब आप इसमें यूज करोगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आ जाएगा इसमें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V, और तब यूज करेंगे तब एक कंपोनेंट सॉलिड हो और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड हो। तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तीनों सिमिलर हैं, बस सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट यदि सॉलिड है तो मास परसेंटेज, दोनों लिक्विड्स हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज, एक सॉलिड एक लिक्विड है तो मास बाय वॉल्यूम। बतलाएगा तीनों एक ही चीज़ कि सॉल्यूशन का पर 100 पार्ट में उस कंपोनेंट का कितना पार्ट है, बस। अब इसके बाद इसमें आता है ये परसेंटेज वाले टर्म के बाद पार्ट्स पर मिलियन। तो अगला मेथड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सप्लेन करने के लिए नंबर 4 पार्ट्स पर मिलियन ppm। अब परसेंटेज का मीनिंग जैसे हम लोग समझे थे वैसे ही पर मिलियन का समझने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो वहाँ परसेंटेज था जिसका मतलब बताए पर 100, यहाँ पर मिलियन है, तो पर मिलियन पर, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10⁶, 10 lakhs। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स, दैट इज 10 लाख पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। मतलब अभी हम लोग देख रहे थे कि 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, अब देखेंगे 10 लाख ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, तो वह उसका कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो सपोज यदि वही दो कंपोनेंट है या किसी भी के लिए आप लिखो पार्ट्स पर मिलियन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट जिसका भी आप निकाल रहे हो बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और पर मिलियन की आप बात कर रहे हो तो यहाँ 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। परसेंटेज लिख रहे थे तो 100 से, पर मिलियन लिख रहे हो तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे आप। तो द मास ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स या पर मिलियन ग्राम या फिर पर 10 lakhs ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। ppm से इसको दिखाते हैं। अब ज़रा सा आप इमेजिन करोगे यहाँ कि जैसे हम कहीं लिखे 3% NaCl और दूसरा हम लिख रहे हैं 3 ppm NaCl, क्या अंतर है? तो इसमें 3 ग्राम NaCl है और 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, नहीं 3 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, और यहाँ भी NaCl 3 ही ग्राम है, 3 ग्राम NaCl, लेकिन कितना ग्राम सॉल्यूशन में है? 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में है। तो बोथ केसेस NaCl सेम है, 3 ग्राम यहाँ भी 3 ग्राम यहाँ भी, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो जो सॉल्वेंट होगा वह कितना होगा 97, और यहाँ 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन है तो यहाँ जो सॉल्वेंट होगा अप्रॉक्स 10 लाख ग्राम ही होगा। 10 लाख पे 3 घटा दोगे तो बहुत ज़्यादा अंतर थोड़ी ना आएगा,
10 लाख के आसपास ही आएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि 10 लाख ग्राम में 3 ग्राम NaCl और यहाँ 97 ग्राम में 3 ग्राम NaCl। तो एक तो देख रहे हो कि सॉल्वेंट यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, या इसी को उल्टा समझो कि यहाँ 97 ग्राम में 3 ग्राम था, यहाँ 10 लाख ग्राम में 3 ग्राम है, तो यहाँ सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट कम हो गया। कम नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं माइन्यूट अमाउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइन्यूट अमाउंट। तो पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूट को बतलाता है, लेकिन कब, जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो। माइन्यूट अमाउंट माने वेरी लेस अमाउंट, इस तरह का अंतर होना चाहिए तब। जनरली पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे मान लो हम बोले कि हजारीबाग में जो हवा है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि एक पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन करता है, इसका कंसंट्रेशन है 2.8 ppm। ऐसा हम बोले कि एयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 2.8 ppm। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.8 मिलीलीटर सल्फ़र डाइऑक्साइड है कितना, 10⁶ मिलीलीटर एयर में, मैंने 10 लाख मिलीलीटर हवा में 2.8 मिलीलीटर सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो बहुत कम अमाउंट हुआ ना हवा की तुलना में। तो वही बताया कि इस मेथड का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो सॉल्वेंट की तुलना में, मतलब फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे ही आप पार्ट्स पर मिलियन के जगह पार्ट्स पर बिलियन लिखोगे तो बिलियन में हो जाएगा 10⁸। जैसे 10⁶ 10 लाख को बोलते हैं मिलियन, तो 10 करोड़ को हम लोग बोलते हैं बिलियन। समझे बात को। तो वैसे हम लोग पार्ट्स पर बिलियन भी, लेकिन वे सभी कॉमन नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन ही कॉमन है। सिलेबस में हम लोग को इसी के बारे में डिस्कस भी करना है, तो उतना आगे हम लोग नहीं जाएंगे। अब फिर इसमें आता है पार्ट्स पर गैलन, और वह भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। पार्ट्स पर गैलन पार्ट्स पर गैलन भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट 5 नंबर में पार्ट्स पर गैलन PPG। ऐसा देखो, गैलन को कई तरीके से डिफाइन करते हैं। एक गैलन इंडिया में होता है 100 लीटर, और वही एक गैलन USA में होता है 3.8 समथिंग, मतलब लगभग 4 लीटर के आसपास। तो अब जहाँ से भी देखो, बस पार्ट्स पर गैलन का मतलब समझोगे कि पर गैलन पार्ट में कितना पार्ट है। तो पर गैलन पार्ट मतलब पर 100 लीटर में कितना लीटर कंपोनेंट है, या फिर पर 4। जैसे भी आप इंडिया में देखोगे तो ऐसे कंपेयर करना होगा, US गैलन लोगे तो फिर ऐसे कंपेयर करना होगा। तो यह भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बस एक ही जैसा सब है। पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग देखें पर मिलियन पार्ट, पार्ट्स पर गैलन में देख लोगे पर गैलन पार्ट, कोई अलग चीज़ नहीं है यार। और जो इम्पॉर्टेंट है अगला जिसके बारे में हम लोग लिखने वाले हैं अभी 6 नंबर, वह है मोल फ्रैक्शन, जिसको स्मॉल x से आप डिनोट करते हो। फ्रैक्शन का मतलब होता है पर 1, जैसे परसेंटेज का मतलब पर 100, पर मिलियन का मतलब पर 10 लाख, वैसे ही फ्रैक्शन का मतलब होता है पर 1। जैसे आप लिखते हो 0.7 और इसी को लिखते हो 7%, दोनों में कोई अंतर है क्या? एक ही बात है। यह बता रहा है 1 में आपका 7वां भाग है, ये बता रहा है 100 में आपका 70वां भाग है, तो एक ही बात है। 70% को आप सॉल्व करोगे तो इतना ही लिखोगे 0.7, बोथ आर सेम, तरीका अलग है। 0.7 बता रहा है 1 में कितना लाए, 70% बता रहा है कि आप 100 में कितना लाए, मतलब सेम ही होता है दोनों का। तो मोल फ्रैक्शन, अब इसमें से फ्रैक्शन मतलब तो हम लोग समझ गए कि पर 1। सो व्हाट इज मोल? तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास बाई मोलर मास। यदि मास के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो तो
गिवन मास बाई मोलर मास, जिसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल को n से, गिवन मास W, मोलर मास m, तो n बराबर W बाई m। सो मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज प्रेजेंट पर 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे मान लो कि दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में ए बी, Na मान लो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जहाँ आप Na को फॉर्मूला से लिखोगे तो लिखोगे WA बाई MA। उसी प्रकार से Nb को आप लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, फॉर्मूला के टर्म में लिखोगे तो Nb बराबर WB बाई MB, ऐसा आप लिखने वाले हो। तो यदि यहाँ से आप निकालते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं और ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करते थे जब पर 100 निकालते थे, 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करते थे जब पर मिलियन निकालते थे। हम लोग को पर 1 निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। उसी प्रकार से जब आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जिसको आप लिख सकते हो XB, तो क्या लिखोगे NB बाई Na प्लस NB। सो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स है सभी का नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ से निकल जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट लिए थे ए और बी, तो उसके आधार पे दोनों का हम लोग निकालें। अब यदि हम लोग निकालें कि दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ करके कितना आएगा, व्हाट इज XA प्लस XB, तो XA और XB का फॉर्मूला तो आप लिखे हो, XA को लिखो Na बाई Na प्लस NB, XB को लिखे हो NB बाई Na प्लस NB। तो दोनों को ज़रा सिंप्लीफाई करो, XA की जगह आप लिखोगे Na बाई Na प्लस NB प्लस NB Na प्लस NB। यहाँ से आप LCM लेते हो तो Na प्लस NB, यहाँ बचेगा Na और यहाँ बचेगा NB, कट जाएगा पूरा तो आ जाएगा 1। सो XA प्लस XB इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, कि एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को यदि आप ऐड करोगे तो वह हमेशा 1 के बराबर आएगा, आना ही चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बोलता है 1 में कितना, तो सब जोड़ोगे आप तो 1 के बराबर ही आएगा ना। जैसे परसेंटेज बोलता है 100 में कितना, तो अलग अलग पेपर का आप एग्ज़ाम दिए, सारे पेपर के परसेंटेज को जोड़ोगे तो वह मैक्सिमम 100% आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन जोड़ोगे तो मैक्सिमम 1 आएगा, चाहे 2 कंपोनेंट हो, 4 हो, 10 हो, डजंट मैटर, जितने भी कंपोनेंट्स हो सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को यदि आप ऐड करते हो तो मैक्सिमम कितना के बराबर आने वाला है, 1 के बराबर आने वाला है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बतलाता ही है कि 1 में कितना। जैसे परसेंटेज बतलाता है 100 में कितना, उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन बतलाएगा 1 में कितना। इसी को आप चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो, XA बराबर 1 माइनस XB, या फिर XB बराबर 1 माइनस XA, ऐसे भी लिख सकते हो इसका। तो इस तरह से हम लोग आसानी से जो है ये 6 टर्म्स कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के जो थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर गैलन और मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, फार्मूला में यहाँ भी नंबर ऑफ मोल, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल, तो मोल मोल कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचेगा। और चूँकि पूरे में मास का टर्म इन्वॉल्व हुआ है और मास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इसलिए मोल फ्रैक्शन पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाए ऐसा,
ऐसा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ each component in 10% W by W aqueous solution of NaOH। ऐसा कि 10% मास बाई मास एक्वस सॉल्यूशन NaOH का, उसमें प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप निकालो। तो पहले इस लाइन का मतलब बता ही दिए हैं। मास ऑफ NaOH हो जाएगा 10 ग्राम, मास ऑफ वाटर एक्वस है ना वाटर 90 ग्राम, मोलर मास NaOH का फार्मूला से निकालोगे सोडियम का 23 + 16 + 1 आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। वैसे इसका निकालो वाटर का H2O 18 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH तो क्या गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास 10, मोलर मास कितना 40, एक ग्राम में है और एक ग्राम पर मोल में है, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा तो आ जाएगा 0.25 मोल। उसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आप निकाल लो तो कितना हो जाना है, गिवन मास है 90, मोलर मास है 80, तो 5 मोल। अब यहाँ से यदि आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। NaOH का है 0.25, ये 0.25 प्लस 5 तो 0.25 हो जाएगा 5.25, हट जाएगा ये 25/525। सॉल्व कर दोगे इसको आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। उसी प्रकार से जब मोल फ्रैक्शन आप वाटर का निकालोगे तो दो तरीका है, एक तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस NaOH, या फिर दोनों का नंबर ऑफ मोल जोड़ करके तो एक ही आना है, तो एक का पता चल गया तो दूसरा को ऐसे कर दो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ करके मैक्सिमम कितना आएगा 1 आएगा। तो एक का यदि आप मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हो तो दूसरे का भी कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, बस दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करो कि 1 में उसका मोल फ्रैक्शन को घटा दो तो निकल जाएगा उसका, ठीक। तो यहाँ से इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से इस लेक्चर को आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के जो मेथड्स बचे उसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। धन्यवाद।